नमस्कार स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं एसएससी प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन की। और आज के सेशन में हमने लिया है कॉमन एरर्स को, जो एसएससी सीजीएल टियर 2 21 फरवरी 2018 वाले क्वेश्चन पेपर में आ चुकी हैं। हम यहाँ पर सेंटेंसेस का सिंटैक्टिकल एनालिसिस करेंगे। एक एक स्ट्रक्चर को मैं आपको खोल के बताऊंगा कि सेंटेंस में जो वर्ड्स लिखे हुए हैं वो किस तरह के ग्रामेटिकल अरेंजमेंट में है, क्या उनका ग्रामेटिकल पैटर्न है। हम देखेंगे कि किस तरह की स्ट्रक्चर को, किस तरह के ऑब्जेक्टिव मीनिंग को कन्वे करने के लिए यूज़ किया गया है। यहाँ पर लिखा हुआ है दिमाग खोलो तभी हो पाएगा। बिल्कुल सही बात लिखी है। ये जो अप्रोच है जहाँ पर हम सेंटेंसेस का सिंटैक्टिकल एनालिसिस करते हैं, ये आपके कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करती है, आपको सोचना सिखाती है, आपकी क्यूरियोसिटी को जगाती है, आपका इंटरेस्ट भी इसमें बना रहता है। ये हमारे आज की वीडियो का पहला सेंटेंस है। वर्ड टू वर्ड हम शुरू करेंगे, चलते जाएंगे, देखेंगे कि कहाँ पर क्या लिखा हुआ है। व्हेन द बिजनेस इज रन स्मूथली, डायरेक्टर्स आर मोर देन हैप्पी टू पिक एन एक्सपीरियंस्ड इनसाइडर, कॉमा हु विल कंटिन्यू अलोंग द प्रेजेंट पाथ। देखिए, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आपके सामने लिखी हुई है, तो इसको सिंटैक्टिकली एनालाइज करने के लिए पहले वर्ड से शुरू कर लेते हैं। व्हेन जो वर्ड होता है आपका, ये एडवर्ब भी हो जाता है और कंजंक्शन भी हो जाता है। आप यहाँ पर इसका फंक्शन देखेंगे तो यहाँ पर एक कंजंक्शन के रूप में लगाया गया है, क्योंकि इस व्हेन के द्वारा जोड़कर लिखी गई है एक पूरी की पूरी क्लॉज। एक टाइम को रिफर करने के लिए व्हेन को यूज किया जाता है। व्हेन जब एडवर्ब होता है, जब कंजंक्शन होता है, तो दोनों ही सिचुएशन में, चाहे वो एडवर्ब हो या कंजंक्शन हो, वो टाइम को रिफर करता है। एडवर्ब भी होगा तो हम एडवर्ब टाइम कहते हैं, और कंजंक्शन भी होता है तब भी वो उस पूरी क्लॉज के द्वारा एक टाइम को ही रिफर कर रहा होता है। तो व्हेन को यहाँ पर लगाया गया है कंजंक्शन के रूप में, और वो टाइम को रिफर कर रहा है। पूरी जो व्हेन कंजंक्शन के द्वारा, व्हेन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के द्वारा जो क्लॉज जोड़ी गई है, वो क्लॉज ही टाइम को रिफर कर रही है। तो व्हेन हो गया हमारा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, जिस क्लॉज को जोड़ने के लिए आया वो रही है। क्लॉज को देख लेते हैं। द बिजनेस, बिजनेस यहाँ पर नाउन हो गया, और द लगा हुआ है आर्टिकल। आर्टिकल्स डिटर्मिनर होते हैं जो नाउन से पहले नाउन को डिटरमाइन करने के लिए लिखे जाते हैं। बहुत चीज़ें डिटरमाइन करते हैं। कुछ डिटर्मिनर ऐसे होते हैं जो क्वांटिटी को, अमाउंट को, नंबर को डिटरमाइन करते हैं। कुछ डिटर्मिनर ऐसे होते हैं जो पोजीशन को डिटरमाइन करते हैं, ओनरशिप को डिटरमाइन करते हैं। कुछ डिटर्मिनर ये होते हैं बताने के लिए कि जो भी नाउन है वो जनरल सेंस में कन्वे किया जा रहा है या कोई स्पेसिफिक नाउन है। तो द आर्टिकल एक ऐसा डिटर्मिनर है जो स्पेसिफिसिटी बताने के लिए, किसी नाउन की ये जो नाउन है ये डेफिनिट है, ये स्पेसिफिक है, ये बताने के लिए हम लगाते हैं। इतनी बात आपको पता है। ये हो गई हमारी नाउन फ्रेज, जो कि सब्जेक्ट के फंक्शन में है। ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर होने का स्कोप नहीं है, क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ऑब्जेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आते हैं, या फिर प्रीपोजिशन के बाद लिखे जाने वाले वर्ड को ऑब्जेक्ट हम कहते हैं। यहाँ पर कोई ऐसी सिचुएशन है नहीं। कॉम्प्लीमेंट भी जो है लिंकिंग वर्ब के बाद लिखे जाते हैं। लिंकिंग वर्ब यहाँ कोई नहीं लगी, कंजंक्शन, उसके बाद आ गया सब्जेक्ट। अब देखिए, यहाँ पर लगी हुई है आपकी बी की फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब के रूप में बी की फॉर्म लगी है, और यहां पर लगा है वर्ब की सेकंड फॉर्म। रन की सेकंड फॉर्म यहां पर लगी हुई है। पूरी इंग्लिश ग्रामर में ये कॉम्बिनेशन आपको कहीं देखने को नहीं मिलता कि हेल्पिंग वर्ब बी की फॉर्म के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। वर्ब की सेकंड फॉर्म भी आती है तो वो सिंगल ही आती है पास्ट इंडेफिनिट की सिचुएशन में। तो यहीं पर ये गलती है। अब इस गलती को इम्प्रूव करने के लिए इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा और गहराई से समझना पड़ेगा। गलती तो हमें समझ में आ गई कि बी की फॉर्म के साथ कहीं पर रेन नहीं आती, सेकंड फॉर्म नहीं आती। बी के साथ या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है पैसिव स्ट्रक्चर को कन्वे करने के लिए, या फिर बी की हेल्पिंग वर्ब, जब बी हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रही हो तो उसके साथ हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगा सकते हैं कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए। ये दो स्ट्रक्चर हमारे पास कन्फर्म है। बी की किसी भी फॉर्म के साथ बी अगर हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रही हो तो सेकंड फॉर्म कहीं नहीं आती पूरी इंग्लिश ग्रामर में। यहाँ गलती है, लेकिन क्या यहाँ पर इंप्रूव होना चाहिए, किस तरह की स्ट्रक्चर यहाँ पर लिखी जानी चाहिए, किस तरह के मीनिंग को कन्वे करने के लिए, जरा रन ये जो वर्ब है आपकी, इसके मीनिंग को समझते हैं। बड़ी आसान सी जो है वर्ब है, 5वीं 6ठी क्लास में हम इसके बारे में सीख लेते हैं, लेकिन और एक दो बेसिक फैक्ट मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। रन जो हमारी वर्ब है उसका जो जनरल सेंस है, जनरल सेंस में हम रन वर्ब को यूज करते हैं, उसका मीनिंग ये है कि टू मूव क्विकली और फास्ट, क्विकली और फास्ट।
टू मूव क्विकली और फास्ट। और इस मीनिंग को कन्वे करते हुए रन जो वर्ब है वो इंट्रांजिटिव नेचर की होती है, यानी कि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। लेकिन इसी मीनिंग को कन्वे करते हुए ट्रांजिटिव भी हो सकती है, हालांकि यूसेज बहुत कम है बट हो सकती है। और यहां पर इसका मीनिंग हो जाएगा टू कॉज समथिंग टू मूव, टू कॉज समथिंग टू मूव क्विकली और फास्ट, क्विकली और फास्ट। इस सिचुएशन में ट्रांजिटिव मतलब मीनिंग सेम है। यहाँ पर वो खुद रन की कोई भी बॉडी यहाँ पर खुद रन कर रही है, यहाँ पर कोई किसी दूसरी बॉडी को रन कर रहा है। मीनिंग लगभग सेम है, यहाँ इंट्रांजिटिव यहाँ ट्रांजिटिव। इसके अलावा रन वर्ब को एक मीनिंग में और इस्तेमाल किया जा सकता है और उसी मीनिंग को कन्वे करते हुए रन वर्ब आपके सेंटेंस में यूज हुई है। यहाँ पर रन वर्ब का मीनिंग होता है टू कॉज अ मशीन, बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन टू ऑपरेट। किसी मशीन को, किसी बिजनेस को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट करना, उसको रन करना होता है। इसी मीनिंग में ये इंट्रांजिटिवली भी यूज हो सकती है, टू ऑपरेट। ये इसका ट्रांजिटिव फंक्शन हो गया, ट्रांजिटिव फंक्शन को कन्वे करने वाला मीनिंग हो गया। ये वाला जो मीनिंग है, इस मीनिंग में ये रन वर्ब इंट्रांजिटिव होती है। इन्हीं दो मीनिंग में से कोई एक जो है आप लगाकर देखेंगे तो वो आपके सेंटेंस में जस्टिफाई हो रहा है स्ट्रक्चर में, यानी कि इस मीनिंग को कन्वे करते हुए रन वर्ब को यूज किया गया है आपके सेंटेंस में। किसको? बिजनेस को रन करने की बात हो रही है। अब इस मीनिंग में ये जो रन वर्ब है ये ट्रांजिटिव भी हो सकती है, इंट्रांजिटिव भी हो सकती है। अगर रन वर्ब को हम ट्रांजिटिव कंसीडर करते हैं तो इसके बाद आना चाहिए ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब कोई नाउन प्रोनाउन, कोई ऑब्जेक्ट यानी कि कोई नाउन प्रोनाउन यहाँ पर लिखा नहीं है। क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर लगाए जाते हैं किसी वर्ब का, किसी एक्शन का मैनर बताने के लिए कि वो कोई एक्शन किस मैनर में हुआ है, किस ढंग में हुआ है। तो रन को अगर हम ट्रांजिटिव वर्ब कंसीडर करते हैं, मैंने क्या बताया आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि इस मीनिंग में रन वर्ब ट्रांजिटिव भी हो सकती है, इंट्रांजिटिव भी। तो दोनों ही सिचुएशन, दोनों ही ऑप्शन जो है हम यहाँ पर लगा कर देख लेते हैं, मतलब दोनों ही कंडीशन अप्लाई करके देख लेते हैं कि कौन सी वाली जस्टिफाई हो रही है। रन को अगर ट्रांजिटिव वर्ब कंसीडर करते हैं तो उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा होना चाहिए। ऑब्जेक्ट मतलब कोई नाउन या प्रोनाउन जो यहाँ पर लिखा नहीं है। अगर किसी ट्रांजिटिव वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट ना लिखा हो तो फिर पॉसिबिलिटी चेक किया करो उसके पैसिव होने की, कि कहीं पैसिव स्ट्रक्चर तो नहीं लिखी गई है, कहीं वर्ब को पैसिव फॉर्म में तो इस्तेमाल नहीं किया गया है। क्योंकि अगर पैसिव फॉर्म में इस्तेमाल किया गया होगा तो ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट बन गया होगा। और पैसिव स्ट्रक्चर का मतलब होता है एक्शन डन बाय समवन एल्स, यानी कि यहां पर कोई ऐसा सेंस तो नहीं आ रहा है कि बिजनेस को किसी और के द्वारा रन किया गया हो। अगर यहां पर एक्शन डन बाय समबडी एल्स का सेंस जस्टिफाई हो सकता है, मतलब पैसिव स्ट्रक्चर पॉसिबल है, तो हम यहां पर इस ट्रांजिटिव वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लिख सकते हैं। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव स्ट्रक्चर हो गई, यानी कि बिजनेस को किसी और के द्वारा स्मूथली रन किया गया होगा। और जब ऐसा किया जा रहा होगा तब उस सिनेरियो को बताया गया है व्हेन क्लोज से लिखकर। तो क्या यहां पर यह संभव है? बिल्कुल, ये पॉसिबल है। यहां पर पैसिव स्ट्रक्चर का आना पॉसिबल है, एक पॉसिबिलिटी ये है। तो एक सही स्ट्रक्चर यहां पर हो सकती है व्हेन द बिजनेस इज रन। रन की सेकंड फॉर्म होती है RAN रेन और थर्ड फॉर्म रन। ठीक है, तो यहां पर आप रेन की जगह रन लगा देंगे थर्ड फॉर्म तो भी ये सही हो जाएगा। ट्रांजिटिव वर्ब कंसीडर कर लिया, फिर पैसिव स्ट्रक्चर इसकी जस्टिफाई करके हमने ये स्ट्रक्चर लगा दी। अच्छा, रन वर्ब को इंट्रांजिटिव भी लगाया, इसी मीनिंग में रन वर्ब इंट्रांजिटिव भी हो सकती है, ये मैंने नीचे को लिखवाया हुआ है। तो रन वर्ब को अगर इस सिचुएशन में हम इंट्रांजिटिव कंसीडर करते हैं, रन वर्ब को अगर हम इंट्रांजिटिव कंसीडर करते हैं तो इसके बाद ऑब्जेक्ट तो आएगा नहीं, और ऑब्जेक्ट आ भी नहीं रहा। फिर बी की फॉर्म के साथ हमें क्या लिखना पड़ेगा? वर्ब की ING फॉर्म लिखनी पड़ेगी कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए। तो यहां पर रन भी सही हो सकता है और रनिंग भी सही हो सकता है। रनिंग तब सही कंसीडर किया जाएगा जब हम रन को इंट्रांजिटिव वर्ब की तरह ट्रीट कर रहे हैं, और रन यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हम तब सही मानेंगे जब हम इसको ट्रांजिटिवली ट्रीट कर रहे हैं। तो एक स्ट्रक्चर यहां पर ये हो जाएगी व्हेन द बिजनेस इज रन
स्मूथली एक स्ट्रक्चर ये भी संभव है व्हेन द बिजनेस इज रनिंग स्मूथली, ये भी सही स्ट्रक्चर है। अच्छा, कोई स्टूडेंट ये कह सकता है कि सर ये बी की फॉर्म बहुत परेशान कर रही है, इसको हटाओ। सीधे सीधे आप क्या करो, रन्स लिख दो। वो भी सही कह रहा है, उसने प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज कर लिया, रन को इंट्रांजिटिव कंसीडर करके उसने प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा दिया। ये स्ट्रक्चर भी यहां पर पॉसिबल है। इस रेन को हटा के सीधे उसने रन्स कर दिया। अच्छा, कोई स्टूडेंट ये भी कह सकता है कि सर इसको हटा ही दो ना, आप कह रहे हो कि इसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती, तो इसको हटा दो, बी की फॉर्म को हटा दो, सीधे आर ए एन रेन कर दो। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आप जो जिस क्लोज पर काम कर रहे हैं वो एक टाइम क्लोज है, वो एक टाइम को रिफर कर रही है, और वो टाइम रिफर कर रही है मेन क्लोज वाले एक्शन का, और मेन क्लोज वाला एक्शन दिया है आपका प्रेजेंट में। तो अगर आपने यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट कर दिया, सेकंड फॉर्म को सही कर दिया, तो यहाँ पर जो टाइम क्रोनोलॉजी है वो टाइम सीक्वेंस आपकी खराब हो जाएगी। जिस पॉइंट को आप रिफर कर रहे हैं उस पॉइंट पे आपका मेन क्लोज वाला एक्शन है ही नहीं, तो सेकंड फॉर्म नहीं आ सकती। ये 116 में एरर हो गई। आगे सेंटेंस में अभी बहुत कुछ बचा है समझने के लिए, जरा फटाफट इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है, स्मूथली एडवर्ब मैनर हो गया, उसके बाद डायरेक्टर्स यहाँ पर नाउन हो गया जो कि सब्जेक्ट के फंक्शन में होगा, आगे मेन क्लोज वाले प्रेडिकेट का। डायरेक्टर्स यहाँ पर सब्जेक्ट है, आर यहाँ पर लिंकिंग वर्ब लग गया, चूंकि डायरेक्टर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट था तो हमने लिंकिंग वर्ब भी बी की प्लूरल फॉर्म में ही लगाई। उसके बाद ये जो सारा का सारा लिखा हुआ है मोर देन हैप्पी, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट लिंकिंग वर्ब के बाद लगाए जाते हैं और सब्जेक्ट के लिए लगाए जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो मीनिंग को कंप्लीट करे, कॉम्प्लीमेंट का मतलब पूरक, जो कंप्लीट करे मीनिंग को, किसके, सब्जेक्ट के। जोड़ा इन्हें लिंकिंग वर्ब से जाता है, इसीलिए उसको लिंकिंग वर्ब कहते हैं, जो लिंक कर देती है। कॉम्प्लीमेंट पे अगर हम ध्यान दें, कॉम्प्लीमेंट की स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पर लगा हुआ है हैप्पी एडजेक्टिव, और ये जो मोर देन है ये इडियोमेटिकली इसका यूसेज है यहाँ पर, ये एडवर्ब की तरह काम करेगा। एडवर्ब की तरह यानी कि इंटेंसिफायर, इसको इंटेंसिफाई करने के लिए लगाया गया है, इंटेंसिफायर इनको बोल दिया जाता है। इसको मोर देन स्ट्रक्चर को इंटेंसिफाई करने के लिए लगाया गया है हैप्पी। ये जो हैप्पी हम स्टेट बता रहे हैं, डायरेक्टर्स की हैप्पी स्टेट को इंटेंसिफाई करने के लिए मोर देन को एडवर्ब के रूप में लगाया गया है। फिर उसके बाद आ गया इन्फिनेटिव यानी कि 2 + V1। अब ये जो इन्फिनेटिव है ये लगाया गया है हैप्पी के लिए। अगर ये हैप्पी के लिए लगाया गया है तो हैप्पी एडजेक्टिव है, फिर इसको एडवर्ब कंसीडर करना पड़ेगा। कोई स्टूडेंट ये भी कह सकता है कि सर ये इन्फिनेटिव लगाया गया है इस स्टेट की एग्जिस्टेंस बताने के लिए। हम जो डायरेक्टर्स की हैप्पी स्टेट को बता रहे हैं तो उस स्टेट को बता तो हम लिंकिंग वर्ब की हेल्प से रहे हैं। तो इस वर्ब की यानी कि इस स्टेट की, ये जो हैप्पी स्टेट बताई जा रही है, इस स्टेट के रीजन को बताने के लिए लगाया गया है, तो आप इसको एडवर्ब रीजन भी कंसीडर कर सकते हैं। कुल मिलाकर आप जो है एक ही बात कह रहे हैं। यहां पर इस सिचुएशन में ये वाई का रिप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो इन्फिनेटिव यहां पर लगाया गया है, इसमें जो वर्ड है पिक, ये ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब होने की वजह से इसने अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट ले लिया, एन एक्सपीरियंस्ड इनसाइडर। इनसाइडर नाउन हो गया। इनसाइडर का मतलब वो जो उसी फील्ड का हो, उसी ऑर्गेनाइजेशन का भी हो सकता है, दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का भी हो सकता है, बट उसी फील्ड का हो, उसी डोमेन का हो, कोई बाहर का ना हो। इनसाइड का मतलब अंदर वाला। ठीक है, और इनसाइडर को नाउन की तरह लगाया गया है। एक्सपीरियंस्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव के रूप में आई है इनसाइडर को मॉडिफाई करने के लिए। चूंकि यहां पर वोवल साउंड आ रहा था तो हमने एन आर्टिकल लगा दिया, क्योंकि इनसाइडर एक कॉमन काउंटेबल नाउन है, एक पर्सन की बात कर रहे हैं तो हमने एन लगाया। हु लगाया गया एक रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करते हैं, रिलेट कर देते हैं अपने एंटीसीडेंट को सबऑर्डिनेट क्लोज से। सबऑर्डिनेट क्लोज ये रही। यहां पर इंसाइडर को सब्जेक्ट बनाना था, सब्जेक्ट इंसाइडर बन नहीं सकता था क्योंकि पिक का ऑब्जेक्ट हो रहा है, तो हमने हु को रिलेटिव प्रोनाउन बनाकर लिखा। हु ने इंसाइडर के मीनिंग को कन्वे कर दिया, और रिलेटिव प्रोनाउन कंजंक्शन भी हो जाते हैं, सब्जेक्ट भी हो जाते हैं। यहां पर ये हो रहा है सब्जेक्ट क्योंकि आगे लिखा हुआ है इसका प्रेडिकेट। विल हो गई यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, और विल के साथ आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कंटिन्यू, ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, इंट्रांजिटिव भी हो सकती है। यहां पर हमें देखना पड़ेगा कि वो ट्रांजिटिवली यूज हुई है इंट्रांजिटिवली। इंट्रांजिटिवली यूज हुई है क्योंकि आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं लिखा। क्या लिखा है, लिखा है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद लिखा हुआ है उसका ऑब्जेक्ट।
अलोंग द प्रेजेंट पाथ, अलोंग लगाया जाता है पैरेलल मूवमेंट को रिफर करने के लिए, यानी कि ये जो प्रेजेंट पाथ है, हालांकि किसी लिटरल पाथ की, किसी फिजिकल पाथ की बात नहीं की गई है, ऐसा नहीं कि किसी रास्ते की बात की जा रही है, एक डायरेक्शन की बात की जा रही है कि जिस डायरेक्शन में बिजनेस चल रहा हो उसी डायरेक्शन में, उसी करंट पाथ पर, उसी प्रेजेंट पाथ पर बिजनेस को ले जाने के लिए जो है एक एक्सपीरियंस इनसाइडर को वो पिक कर लेते हैं। इस तरह के सेंस को कन्वे किया जा रहा है, ठीक है। तो प्रेजेंट पाथ यहां पर बिजनेस की डायरेक्शन को रिफर कर रहा है, ओके। तो यहां पर एक मेटाफोरिकल डायरेक्शन की बात की गई है, उस मेटाफोरिकल डायरेक्शन में अलोंग प्रीपोजिशन का यूज क्या आता है, मैंने क्या कहा, पैरेलल मूवमेंट को रिफर करने के लिए, कि अगर ये रास्ता है तो इसी रास्ते के पैरेलल चलने के लिए आप अलोंग लगा सकते हैं। तो ये यहां पर भी यही सेंस है, बट इसको लिटरल सेंस में ना लेकर, फिजिकल सेंस में ना लेकर, मेटाफोरिकल सेंस में ले, फिगरेटिव सेंस में ले। प्रेजेंट पाथ यहां पे डायरेक्शन को रिफर कर रहा है, उसी डायरेक्शन में चलने के लिए, उसी डायरेक्शन के पैरेलल चलने के लिए हमने अलोंग प्रीपोजिशन लगा दिया। प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट जो कि एक नाउन फ्रेज है, पाथ हो गई नाउन, प्रेजेंट हो गया उसके लिए एडजेक्टिव, द हो गया आर्टिकल, पाथ को डेफिनेट करने के लिए। ये हो गया आपका 116वां सेंटेंस। देखिए टाइम लगता है इस अप्रोच में, लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग हमारी डेवलप होती है वो बहुत इंटरेस्टिंग होती है, आप कभी बोर नहीं होंगे। और आपने 200, 400, 500 सेंटेंस इस तरह से लगा लिए तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस बहुत इंप्रूव होगा। 117 पर बात कर लेते हैं, क्या लिखा हुआ है, साइंटिस्ट सो डैट there is a curious relationship among a lion's life span and the pattern of sports on each side of its face। ठीक है, सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, साइंटिस्ट से स्टार्ट हो रहा है, साइंटिस्ट हो गया एक नाउन, और नाउन हो गया तो ये सब्जेक्ट के फंक्शन में है। चूंकि प्लूरल है, हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके बाद हमने जो वर्ब लिखी वो प्लूरल सब्जेक्ट के हिसाब से लिखी, और ये हो गई हमारी मेन वर्ब। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस को लिखा जा रहा है। अब ये जो मेन वर्ब है ये हमारी ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, और इसके बाद आना चाहिए ऑब्जेक्ट, और वो भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो व्हाट का रिप्लाई हो, मतलब क्या शो किया, साइंटिस्ट ने शो किया तो क्या किया, व्हाट का रिप्लाई होना चाहिए, कोई थिंग या कोई इंफॉर्मेशन, कोई फैक्ट, कोई डिस्कवरी, इस टाइप की चीज जो है इसका ऑब्जेक्ट होगी। तो कहाँ है इसका ऑब्जेक्ट, ये जो पूरी की पूरी आगे क्लोज लिखी है, पूरी की पूरी जो क्लोज लिखी है यहाँ से यहाँ तक आगे जितना भी लिखा है सेंटेंस में, पूरी की पूरी डेट क्लोज सो ट्रांजिटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट हो रही है। तो अगर ऑब्जेक्ट हो रही है तो ये पूरी की पूरी क्लोज क्या हो गई, नाउन क्लोज हो गई यहां तक। अब देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है क्लोज में, डेट कंजंक्शन लगाया गया है। डेट कंजंक्शन लगाया जाता है मेन क्लोज से रिलेवेंट किसी इंफॉर्मेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो मेन क्लोज के ऑब्जेक्ट को तो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमने डेट कंजंक्शन लगा दिया। सबऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है। देयर जो है प्रोनाउन हो गया, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में इसको लगाया जाता है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट का काम होता है किसी दूसरी इंफॉर्मेशन को इंट्रोड्यूस करना। तो यहाँ पर देयर ने किसी रिलेशनशिप की एग्जिस्टेंस को इंट्रोड्यूस किया है। देयर हो गया सब्जेक्ट, इज हो गई हमारी लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब के बाद आना चाहिए उसका कॉम्प्लीमेंट। ये लिखा हुआ है पूरा का पूरा कॉम्प्लीमेंट। अ क्यूरियस रिलेशनशिप, रिलेशनशिप हो गया नाउन, और क्यूरियस हो गया उस रिलेशनशिप नाउन के लिए एडजेक्टिव। क्यूरियस का क्या मतलब हो जाता है, क्यूरियस देखिए एक ऐसा वर्ड है जो हम डेली लैंग्वेज में भी बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं। मैं इसका मीनिंग आपको बता देता हूँ, पता होगा आपको, फिर भी आपको क्लियर कर देता हूँ। क्यूरियस एडजेक्टिव है और इसका मतलब है इंटरेस्टेड, in learning about people or things around you। आपके चारों तरफ जो लोग हैं, जो चीज़ें हैं, अगर आपको आप उनके बारे में जानने में इंटरेस्टेड हैं तो आपको क्यूरियस कहा जा सकता है। एक मीनिंग तो ये हो गया। एक मीनिंग इसका ये भी हो सकता है अनयूजुअल और स्ट्रेंज, देयरफॉर वर्थ नोटिसिंग। ठीक है, देयरफॉर का मतलब होता है एज ए रिजल्ट, देयरफॉर वर्थ नोटिसिंग। कोई चीज या कोई भी पर्सन, कोई भी सिचुएशन इतनी अनयूजुअल है, इतनी स्ट्रेंज है कि वो इस योग्य है कि उसको नोटिस किया जाए, उस पर ध्यान दिया जाए।
तो सिचुएशन को, उस थिंग को, उस पर्सन को क्यूरियस कहा जा सकता है। उसके अनयूजुअल या उसके स्ट्रेंज होने की वजह से वो हमारी क्यूरियोसिटी को इम्प्रूव कर रही है, क्यूरियोसिटी को जगा रही है, तो उसको कहा जाएगा क्यूरियस। ठीक है, तो इसी दूसरे वाले मीनिंग को यूज करते हुए क्यूरियस वर्ड को, क्यूरियस एडजेक्टिव को आपके सेंटेंस में यूज किया गया है। ऐसा तो है नहीं रिलेशनशिप किसके बारे में जानना चाहती है, तो पहले मीनिंग में नहीं दूसरे मीनिंग में आया है। एक अनयूजुअल और स्ट्रेंज रिलेशनशिप की बात की गई है, इसलिए उसको क्यूरियस कहा गया है। क्यूरियस एडजेक्टिव ने रिलेशनशिप नाउन को मॉडिफाई कर दिया। अब लगाया गया है अमंग प्रीपोजिशन। देखिए, अमंग प्रीपोजिशन को लगाया जाता है किसी डिस्ट्रीब्यूशन या किसी रिलेशनशिप को एक्सप्रेस करने के लिए, जब वो डिस्ट्रीब्यूशन या वो रिलेशनशिप दो से ज़्यादा यूनिट के बीच में हो। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे सेंटेंस के आगे की स्ट्रक्चर को, तो एक नाउन फ्रेज लिखी है ये और एक नाउन फ्रेज लिखी है ये, द पैटर्न ऑफ स्पोर्ट्स। तो दो यूनिट के बीच में अगर आप किसी रिलेशनशिप को रिफर कर रहे हैं तो वहां पर अमंग नहीं, वहां पर लगाया जाता है प्रीपोजिशन के रूप में बिटवीन। एक्चुअली में दो यूनिट के बीच में किसी डिस्ट्रीब्यूशन या किसी रिलेशनशिप या किसी अरेंजमेंट या किसी डिफरेंस को बताने के लिए बिटवीन को यूज किया जाता है, और दो से ज्यादा यूनिट के बीच में किसी रिलेशनशिप, किसी डिफरेंस, किसी डिस्ट्रीब्यूशन, किसी डिफरेंस, किसी रिलेशनशिप, किसी अरेंजमेंट को बताने के लिए अमंग को यूज किया जाता है। दो से ज्यादा यूनिट के लिए अमंग और दो यूनिट के लिए डिस्ट्रीब्यूशन, दो यूनिट के लिए बिटवीन। ये कहना एक सिंप्लीफिकेशन है, मतलब दो यूनिट के लिए बिटवीन लगा दो और दो से ज्यादा यूनिट के लिए अमंग लगा दो। ये कहना एक सिंप्लीफिकेशन है जो हमारा मेन कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट का। उस कॉन्सेप्ट को जानने की कोशिश करें तो मैं आपको बता दूं कि दो से ज्यादा यूनिट के लिए बिटवीन को भी यूज किया जा सकता है, अगर वो यूनिट इंडिविजुअल, सेपरेट और डिस्टिंक्ट हो, एक दूसरे से अलग हो। जरा मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर जो है बच्चों को एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है। मैं क्या कह रहा हूं, आपको ये समझाया जाता है कि बिटवीन को लगाएं दो के लिए, ये रटवा दिया जाता है बिटवीन को लगाएं दो के लिए, और फिर उसी की साइड में को लिखवा दिया जाता है अमंग को लगाएं दो से ज्यादा के लिए। ये बात सही है, लेकिन ये बात आधी अधूरी है, ओवर सिंप्लीफिकेशन है मेन कॉन्सेप्ट का। बिटवीन को हम दो से ज्यादा के लिए भी लगा सकते हैं अगर हमारी जो रिफर्ड या मेंशन्ड यूनिट है जिनके बीच में हम रिलेशनशिप, डिस्ट्रीब्यूशन या डिफरेंस या कोई अरेंजमेंट दिखा रहे हैं वो इंडिविजुअल हो, सेपरेट हो, एक दूसरे से अलग हो। दो से ज्यादा के लिए भी जब रिफर्ड, मैं ऐसे ही लिखवा देता हूं टूटी फूटी हिंदी में, जब रिफर्ड यूनिट्स इंडिविजुअल, सेपरेट या डिस्टिंक्ट हो, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग होना, या डिस्टिंक्ट हो। इस बात को ना मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं, ये बहुत अच्छा डिफरेंस है। और दो से ज्यादा के लिए अमंग का यूज तब किया जाता है जब रिफर्ड यूनिट को कलेक्टिवली एज ए ग्रुप रिफर किया जा रहा हो। दो से ज्यादा के लिए अमंग को यूज किया जाता है जब रिफर्ड यूनिट्स को कलेक्टिवली या एज ए ग्रुप, एक ग्रुप की तरह, कलेक्टिवली मतलब कलेक्शन, एक ग्रुप, कलेक्टिवली एज ए ग्रुप रिफर किया जा रहा हो, रिफर किया जा रहा हो या कंसीडर किया जा रहा हो, कुछ भी लिख दो, कंसीडर किया गया हो। एग्जाम्पल से इस बात को समझने, दो एग्जाम्पल दूंगा, दो से ही समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने यहां पर लिखा द पेन इज बिटवीन द बुक एंड लैंप। तो ये हमारी बुक रखी है और ये हमारी लैंप है, यहां कहीं हमारा पेन रखा हुआ है। तो हम यहां पर पेन की फिजिकल लोकेशन को बता रहे हैं जो कि दो चीजों के बीच में है। तो एक फिजिकल रिलेशन को हम बता रहे हैं, स्पेशल रिलेशन को हम बता रहे हैं। दो यूनिट की बात हो रही है तो बिटवीन लगाकर आपने सही किया। एक एग्जाम्पल और देखिए, सी हैड टू चूज। अब मैं यहां पर आपको ऑप्शन दे रहा हूं, अमंग भी मैं यहां पर लिख रहा हूं, बिटवीन भी यहां पर लिख रहा हूं। आप सोचो क्या लगाओगे, सी हैड टू चूज अमंग या बिटवीन।
पिज्जा, बर्गर और पास्ता। यहां पर आपको अमंग लगाना चाहिए या बिटवीन। देखिए 2 से ज्यादा यूनिट है, 1 2 3 3 यूनिट है ना, तो आप क्या लगाओगे यहां पर, अमंग लगाओगे बिटवीन। अमंग नहीं आएगा, यहां बिटवीन आएगा। मैंने क्या कहा, 2 से ज्यादा यूनिट के बीच में, 2 से ज्यादा यूनिट के बीच में अगर हम कोई डिफरेंस या कोई प्रीफरेंस या कोई रिलेशनशिप अगर हम शो करना चाह रहे हैं और वो यूनिट इंडिविजुअली, सेपरेटली, डिस्टिंक्टली मेंशन्ड है, तो हम क्या लगाएंगे, बिटवीन लगाते हैं। 2 से ज्यादा के लिए अमंग लगाया जा सकता है, लेकिन जब उनको कलेक्टिवली रिफर किया जा रहा हो, मैं एग्जाम्पल ऐसे लिख देता, सी हैड टू चूज बिटवीन मैनी टाइप्स ऑफ फूड। तो मैनी टाइप्स ऑफ फूड में हो सकता है 3 ही हो सकता है 4 ही तरह के फूड हो, लेकिन उनको कलेक्टिवली रिफर किया जा रहा है, तो अब यहां पर आप अमंग लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना सा डिफरेंस आप समझेंगे। एक सेंटेंस को और समझिए, जैसे मैंने यहां पर लिखा, द एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन या अमंग, इन दोनों में से आप सोचिए कौन सा आना है। द एग्रीमेंट वाज साइंड बिटवीन या अमंग यूएसए, कनाडा एंड मैक्सिको। देखिए किसी एग्रीमेंट को या किसी अरेंजमेंट को बताया गया है 2 से ज्यादा यूनिट के बीच में, 3 है ना, 3 कंट्रीज के नाम लिखे हैं, लेकिन फिर भी चूंकि तीनों को इंडिविजुअली, सेपरेटली या डिस्टिंक्टली मेंशन किया गया है, तो हम यहां पर क्या लगाएंगे, बिटवीन लगाएंगे, अमंग नहीं लगाएंगे, बिटवीन ही लगाएंगे। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूं, सी डिवाइडेड द प्रॉपर्टी बिटवीन या अमंग हर 2 daughters। तो क्या लगाओगे यहां पर, बिटवीन ही लगाना पड़ेगा, अमंग नहीं लगा सकते। लेकिन मैं यहां पर लिख देता हर 5 daughters, तो आपको अमंग लगाना पड़ेगा, क्योंकि 5 daughters को अब एक कलेक्शन की तरह या ग्रुप की तरह रिफर किया जा रहा है। तो इतने से डिफरेंस को आप समझ लेंगे। हालांकि आपके सेंटेंस में जो दिया गया है वो तो सिंपल 2 यूनिट दी गई हैं, और 2 यूनिट के लिए तो हमेशा बिटवीन ही लगाया जाता है, ठीक है, चाहे इंडिविजुअली डिस्टिंक्टली उनको रिफर किया जा रहा हो या ग्रुप पे रिफर किया जा रहा हो, 2 के लिए हमेशा बिटवीन। 2 से ज्यादा के लिए कंफ्यूजन होता है, तो इंडिविजुअल अगर मेंशन किया गया है तो बिटवीन, और ग्रुप की तरह मेंशन किया जा रहा है तो अमंग लगाएंगे, ठीक है। आगे क्या लगा है, बिटवीन के बाद उसका प्रीपोजिशन आ गया, और बिटवीन प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आ गया। ऑब्जेक्ट में 2 नाउन फ्रेजेस को एंड कंजंक्शन से जोड़ के लिखा गया है, अ लॉयंस लाइफ स्पान। क्या होता है स्पान का मतलब, क्या होता है स्पान का मतलब होता है पीरियड ऑफ टाइम फॉर विच समथिंग हैपन्स और समथिंग एग्जिस्ट। वो सारा का सारा पीरियड ऑफ टाइम जिसमें कुछ होता है या कुछ एग्जिस्ट करता है, उसको हम स्पान कह देते हैं। A period of time for which something exists। तो लाइफ स्पान की बात की जा रही है। लॉयन अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया, ए आर्टिकल लगा है इस लॉयन के लिए, पजेसिव के लिए लगता है, पजेशन के लिए नहीं लगता। तो ये हो गया एक नाउन, और एंड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से दूसरे नाउन को जोड़ दिया। द पैटर्न डायरेक्शन को रिफर कर रहा है, द आर्टिकल यहां पर इसके लिए आ गया, और ऑफ प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट लग गया। पैटर्न को रिलेट करने के लिए कि हम किसके पैटर्न की बात कर रहे हैं, और दोनों को एंड कंजंक्शन से जोड़ के बिटवीन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना दिया। ऑन प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट ईच साइड, स्पोर्ट्स के लोकेशन को बताने के लिए,
ठीक है। स्पोर्ट्स अगर हमारा नाउन है तो ऑन ईच साइड प्रीपोजिशन फ्रेज स्पोर्ट्स के लोकेशन को बताने के लिए आई है, नाउन की लोकेशन को बताने के लिए, नाउन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है, तो मैं क्या कहूँगा इसे एडजेक्टिव फ्रेज। फिर साइड को रिलेट करने के लिए कि किसके साइड की बात की जा रही है, हमने ऑफ प्रीपोजिशन लगाकर उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा नाउन और इट्स हो गया डिटर्मिनर। ये वाली नाउन फ्रेज भी क्या हो गई एडजेक्टिव फ्रेज, किसके लिए, साइड नाउन के लिए। ये हो गया 117। गलती कहाँ थी इसमें, हाँ ठीक है दूसरे पार्ट में गलती थी। 118 पर बात कर लेते हैं। सेंटेंस को जो है एक बार आप पढ़ेंगे, तब तक मैं 1 मिनट का सांस ले लेता हूं। कर्नाटका रिसीव्स मोस्ट ऑफ इट्स एनुअल रेनफॉल ड्यूरिंग द मानसून, कॉमा लगा है, वेयर एज तमिलनाडु डज नॉट गेट मच देन एंड इट हैज टू वेट स्टिल द एडवेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट मानसून। ठीक है, कर्नाटका यहाँ पर हमारा नाउन हो गया जो कि सब्जेक्ट के फंक्शन में है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो रिसीव्स, वर्ब तो सिंगुलर सब्जेक्ट के हिसाब से सही लगी है। रिसीव यहाँ पर ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट होना चाहिए और मोस्ट लिखा है ऑब्जेक्ट। ये जो मोस्ट वर्ड है इसके बारे में मैं आपको बता दूं, ये मोस्ट वर्ड एडजेक्टिव भी हो जाता है, एडवर्ब भी हो जाता है और प्रोनाउन भी हो जाता है। एक्चुअली में हमारा मेन वर्ड होता है मच, फिर एक आ जाता है मोर, एक आ जाता है मोस्ट। अब ये जो तीनों ही वर्ड है ना, ये जो तीनों ही वर्ड हैं ये डिटर्मिनर या एडजेक्टिव भी हो जाते हैं। डिटर्मिनर और एडजेक्टिव एक ही जैसे फंक्शन में होते हैं। ये तीनों वर्ड एडवर्ब भी बन जाते हैं और ये तीनों वर्ड प्रोनाउन भी बन जाते हैं। मच रिफर करता है अ लार्ज और ग्रेट अमाउंट और डिग्री ऑफ समथिंग। मच रिफर करता है अ लार्ज और ग्रेट अमाउंट, डिग्री और रेंज ऑफ समथिंग। ठीक है, अब जब एडवर्ब होगा तो किसी एडजेक्टिव की या किसी स्टेट की डिग्री को रिफर करेगा, जब एडजेक्टिव होगा तो किसी नाउन की अमाउंट को रिफर करेगा, प्रोनाउन होगा तो खुद एक अमाउंट बनकर लिखा होगा। मोर अ लार्जर और ग्रेटर, ठीक है, एक सुपरलेटिव सेंस आ जाता है इसमें, तभी मैं ER लगा रहा हूं। ग्रेटर अमाउंट और डिग्री, अमाउंट और डिग्री को रिफर करता है, को रिफर करता है। मोस्ट में एक सुपरलेटिव सेंस आ जाता है, ठीक है, द लार्जेस्ट और ग्रेटेस्ट अमाउंट और डिग्री को रिफर करता है, डिग्री को रिफर करता है। अब देखिए आपके सेंटेंस में जो मोस्ट लगाया गया है वो लगाया गया है एक लार्जेस्ट अमाउंट को रिफर करने के लिए, ठीक है, प्रोनाउन के फंक्शन में है इसीलिए तो वो ऑब्जेक्ट बन पाया। और वो ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ रेनफॉल के लार्जेस्ट अमाउंट को रिफर करने के लिए मोस्ट को यहां पर लगाया गया है। फिर इस प्रोनाउन को रिलेट करने के लिए कि किसके मोस्ट की बात की गई है, किसके लार्जेस्ट अमाउंट की बात की गई है, हमने ऑफ प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखा, इट्स एनुअल रेनफॉल। रेनफॉल हो गया नाउन, एनुअल हो गया उस रेनफॉल के लिए एडजेक्टिव, इट्स लग गया यहाँ पर डिटर्मिनर कर्नाटका के लिए पोजेशन बताने के लिए। ठीक है, अभी जो एनुअल है इसका क्या मतलब होता है, एनुअल का मतलब होता है रिलेटिंग टू ए पीरियड ऑफ 1 ईयर या हैपनिंग वंस इन अ ईयर। कोई चीज एक साल में एक बार हो तो उसको एनुअल कहा जा सकता है। आपकी सैलरी को एनुअल कहा जा सकता है अगर वो आपकी 1 साल की सैलरी है। कहते हैं ना एनुअल इनकम कितनी है आपकी, 6 लाख रुपए आपकी एनुअल इनकम है। तो ऐसा नहीं है कि ये एनुअल इनकम इसको इसलिए कह रहे हैं कि 6 लाख रुपए 1 साल में आपको एक बार मिले, नहीं, 1 साल के पीरियड से रिलेटेड है। तो एनुअल के भी 2 मतलब निकल के आ जाते हैं। एनुअल एडजेक्टिव का मतलब हो जाता है रिलेटिंग टू अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, या फिर दूसरा मतलब हो सकता है इसका हैपनिंग वंस इन अ ईयर। तो यहां पर इस दूसरे वाले मीनिंग को कन्वे करते हुए एनुअल वर्ड को यूज किया गया है एडजेक्टिव के फंक्शन में। एनुअल रेनफॉल
मतलब वो जो मानसून के सीजन में एक साल में एक ही बार होता है। ड्यूरिंग प्रीपोजिशन आ गई ड्यूरेशन को रिफर करने के लिए, और ड्यूरेशन क्या है, मानसून इवेंट को ड्यूरेशन बनाकर लिखा गया है। मानसून नाउन हो गया, आर्टिकल डेफिनेट लग गया, डेफिनेट आर्टिकल लग गया इसकी स्पेसिफिसिटी या डेफिनेटनेस को बताने के लिए। प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट, कोमा लगाया गया। आगे क्या लिखा हुआ है, वेयर एज। अब देखिए वेयर एज जो है एक सबऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है, और ये कंजंक्शन दो फैक्ट या आइडियाज के बीच में डायरेक्ट कॉन्ट्रास्ट या डिफरेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए या रिफर करने के लिए दो क्लोजेस को जोड़ता है। दो आइडियाज हैं आपके पास, एक दो फैक्ट हैं, दो आइडियाज हैं, दो तरह की इंफॉर्मेशन है, और उनके बीच में जो डिफरेंस है, उनके बीच में जो कॉन्ट्रास्ट है, उस कॉन्ट्रास्ट को एक्सप्रेस करने के लिए आप किसी भी क्लोज से पहले वेयर एज लगा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको वेयर एज का फंक्शन बता देता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक बात और वेयर एज के बारे में मेरे दिमाग में आ रही है, वो भी मैं बताते हुए चलता हूँ। देखिए वेयर एज, मैंने एक सेंटेंस लिखा, सेंटेंस से हम समझेंगे, सी एंजॉयज, सी prefers tea, whereas her sister likes coffee। तो पहली इंफॉर्मेशन, पहला आइडिया आपका ये हो गया, पहला फैक्ट आपका ये हो गया। दूसरा आइडिया हो गया, दूसरी इंफॉर्मेशन हो गई आपकी ये, और दोनों ही आइडिया जो है प्रीफरेंस से रिलेटेड है। वहां पर वो टी प्रीफर कर रही है, यहाँ पर वो कॉफी प्रीफर कर रही है। अब देखिए इन सी के और हर सिस्टर के प्रीफरेंस के बीच में जो डिफरेंस है, इसी डिफरेंस को हम डायरेक्ट कॉन्ट्रास्ट या कॉन्ट्रास्ट कह देते हैं। सी की प्रीफरेंस और हर सिस्टर की प्रीफरेंस के बीच में जो डिफरेंस है, उसी डिफरेंस को एक्सप्रेस करने के लिए हमने वेयर एज लगाया। हमने वेयर एज लगाकर ये बताया कि ये वाली क्लोज में जो इंफॉर्मेशन है वो उस वाली क्लोज से डिफरेंट है, कॉन्ट्रास्ट नेचर की है। तो इसी तरह के डायरेक्ट कॉन्ट्रास्ट को जोड़ने के लिए हम वेयर एज लगा देते हैं। हम वेयर एज को यहाँ भी लगा सकते थे। अगर हम वेयर एज से इस क्लोज को जोड़ते तब हम ये कह रहे होते कि ये वाली क्लोज में जो इंफॉर्मेशन है ये डिफरेंट है, ये कॉन्ट्रास्टिंग नेचर की है उस क्लोज के कंपैरिजन में। भाई इतना सा फर्क आता, लगा हम कहीं भी सकते थे। ठीक है, सबऑर्डिनेट नेचर का कंजंक्शन है। लेकिन वेयर एज के बारे में एक और बात है जो मैं आपको बता दूंगा, शायद आप जीवन में कभी नहीं भूल पाओगे, और ये बात शायद आपको किताब में कहीं पर देखने को भी ना मिले, ना किसी रूल रेगुलेशन में मिलेगी, ना कहीं मिलेगी। गूगल पे ढूंढ के देख लेना, वहां भी हो सकता है नहीं मिलेगी आपको। ये अपनी ऑब्जर्वेशन से ये बैठ के की जाती है, आप भी ये कर सकते हैं। देखिए वेयर एज की स्ट्रक्चर पर अगर आप ध्यान दें तो वेयर एज बना है वेयर और एस से। वेयर एज, वेयर और एस का कंजंक्शन ही तो है। ठीक है, साफ साफ पता लग रहा है, तो बच्चों वाली बात है। अब देखिए वेयर का जो इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज जो फंक्शन है, ये प्लेस को रिफर करती है, इसीलिए इसको एडवर्ब ऑफ प्लेस भी कहा जाता है ना। इतनी बात आपको पता होगी। वेयर एक प्लेस को रिफर करती है, या मेटाफोरिकल सेंस में, फिगरेटिवली, लिटरली तो वो एक प्लेस को रिफर करती है, लेकिन फिगरेटिव वे में वो किसी सिचुएशन को भी रिफर कर सकती है। ठीक है, किसी सिचुएशन या किसी स्टेट को भी रिफर कर सकती है, या किसी स्टेट को भी रिफर कर सकती है फिगरेटिव में, मेटाफोरिकल सेंस में। और एज का जो इंग्लिश लैंग्वेज में मेन फंक्शन है, इसका जो मीनिंग निकल के आता है इन द सिमिलर वे। ठीक है, कंपैरिजन वगैरह के लिए हम इसको यूज कर लेते हैं। वैसे तो बहुत फंक्शन है, लेकिन एज को जब एडवर्ब वगैरह की तरह हम यूज करते हैं तो वो सिमिलर फंक्शन को या सिमिलैरिटी को या सिमिलर कंपैरिजन, जब हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं, सिमिलर सेंस को रिफर करने के लिए हम एज को यूज किया जाता है। इन द सिमिलर वे, कोई चीज हो रही है, इसी सिमिलर वे में ये हो रही है, इन्होंने ऐसा किया, इसी सिमिलर वे में ऐसा हो रहा है, ऐसा कुछ मीनिंग रिफर करने के लिए हम एज को यूज कर लेते हैं। तो एज यूज करते हैं कंपैरिजन के, वेयर लगाते हैं हम प्लेस को रिफर करने के लिए। तो वेयर एज सम्मिलित रूप से जो कंजंक्शन बन के आ रहा है वो वेयर और एज के मीनिंग को संजोए हुए है। इस बात को जरा ऐसे समझिए कि वेयर एज एक कॉन्ट्रास्ट को रिफर कर रहा है, और वो कॉन्ट्रास्ट किस तरह का है। देखिए कॉन्ट्रास्ट को रिफर करने वाले कंजंक्शन आपके पास बहुत है।
कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था कि ऑल दो या इवन दो भी कॉन्ट्रास्ट को रिफर करता है, वाइल भी कॉन्ट्रास्ट को रिफर कर देता है, वेयर एज भी कॉन्ट्रास्ट को रिफर कर रहा है, बट और येट भी कॉन्ट्रास्ट को रिफर कर देते हैं। और ये तो कंजंक्शन है। कंजंक्टिव एडवर्ब भी होते हैं, हाउएवर, नेवरदलेस, नॉनदलेस, ऑन द कॉन्ट्ररी, ऑन द अदर हैंड, इन कॉन्ट्रास्ट, कन्वर्सली। ये कंजंक्टिव एडवर्ब है, होते एडवर्ब है लेकिन कंजंक्शन के फंक्शन में मान लिया जाता है इनको। ये भी कॉन्ट्रास्ट को रिफर करते हैं। तो बहुत सारे वर्ड होते हैं जो कॉन्ट्रास्ट को रिफर करते हैं, लेकिन हर बार हर तरीके के वर्ड से कॉन्ट्रास्ट अलग अलग नेचर का होता है। वेयर एज से हम किस नेचर के कॉन्ट्रास्ट को रिफर करते हैं? देखिए, वेयर एज कंजंक्शन में जो वेयर है वो रिफर कर रहा है एक मेटाफोरिकल डोमेन को, ठीक है, एक डोमेन को रिफर कर रहा है। और एज रिफर कर रहा है कि ये जो कंपैरिजन हो रहा है, जो कॉन्ट्रास्ट दिखाया जा रहा है, वो उसी सेम डोमेन में हो रहा है। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा था, ये दोबारा लिख देता हूं। मैंने यहां पर लिखा सी एंजॉयज रीडिंग, कोमा लगा के फिर मैंने लिखा वेयर एज हर सिस्टर प्रीफर्स स्पोर्ट्स। तो यहां पर पहले वाली क्लोज में हमारी डोमेन क्या है? हम सी की प्रेफरेंस को बता रहे हैं, हम सी की प्रेफरेंस को बता रहे हैं। तो वेयर एज हमसे ये कह रहा है कि उसी प्रेफरेंस वाले डोमेन में, उसी सेम डोमेन में ही ये कॉन्ट्रास्ट है, कि यहां पर जिस प्रेफरेंस को हमने बताया है उसी प्रेफरेंस में, यानी कि उसी प्रेफरेंस वाली डोमेन में ही हम दूसरा कॉन्ट्रास्ट रिफर कर रहे हैं। कि वेयर एज यहां पर रिफर कर रहा है कि सी तो ये प्रीफर करती है, सी तो ये एंजॉय करती है, और उसी की जगह पर हर सिस्टर ये करती है, उसी जगह पर उसी सेम डोमेन में हर सिस्टर की प्रेफरेंस ये है। तो वेयर एज इस तरह के कॉन्ट्रास्ट को रिफर करता है। अगर मैं ऐसे एक कॉन्ट्रास्ट दिखाने की कोशिश करूं, अगर मैं एक सेंटेंस ऐसे लिखूं, सी एंजॉयज रीडिंग वेयर एज हर सिस्टर इज पुअर। अब देखिए, मैंने डोमेन चेंज कर दी। यहां पर मैं सी की प्रेफरेंस बता रहा हूं, यहां पर मेरी डोमेन प्रेफरेंस है, प्रेफरेंस में एक फैक्ट दिया हुआ है। यहां पर मैंने उसकी फाइनेंशियल स्टेट बता दी, मैंने डोमेन चेंज कर दी। अब यहां पर वेयर एज का इस्तेमाल बेतुका हो गया। कॉन्ट्रास्ट तो अभी भी एक नजर आ सकता है तुम्हें, डिफरेंस तो अभी भी एक नजर आ सकता है, लेकिन वेयर एज का इस्तेमाल यहां पर एकदम बेतुका हो गया, अपसर्ड हो गया। तो वेयर एज जिस कॉन्ट्रास्ट को रिफर करता है, ध्यान रखना, वो उसी सेम डोमेन में कॉन्ट्रास्ट को रिफर करता है। वेयर एज ये बताता है कि उसकी प्रेफरेंस ये है, या कुछ और भी हो सकता था। मैंने एग्जाम्पल प्रेफरेंस वाला लिया है, कोई और भी सिचुएशन हो सकती थी कि यहाँ पर जो सेम डोमेन है, उसी सेम डोमेन में ही ये वाला कॉन्ट्रास्ट है, ये वाला डिफरेंट है। मतलब उसकी जगह पर सी तो ये करती है, लेकिन उसकी जगह पर हर सिस्टर ये करती है। इस तरह के मीनिंग को कन्वे करने के लिए हम वेयर एज को यूज कर लेते हैं। वापस आते हैं हमारे सेंटेंस पे, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। बाकी कंजंक्शन का और जो बाकी कंजंक्शन का और कंजंक्टिव एडवर्ब का जो मैंने अभी नाम लिया था, इनके बारे में मैं आपको कंजंक्शन चैप्टर में बताऊंगा खोलकर, या हमारे सामने कोई सेंटेंस, कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाए जो इनके डिफरेंस पर। क्या कहा था मैंने? बट और येट भी कॉन्ट्रास्ट को रिफर करते हैं, दो, ऑल दो, इवन दो भी ऐसे कंजंक्शन है, ऐसे सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है जो कॉन्ट्रास्ट को रिफर करते हैं। वाइल भी एक कॉन्ट्रास्ट को रिफर करता है। तो इन सारे कंजंक्शन में जो सारे के सारे कॉन्ट्रास्ट को रिफर करते हैं, कुछ तो डिफरेंस होगा। किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में हमें कौन सा वाला कॉन्ट्रास्ट रिफर करने के लिए कौन सा वाला सबऑर्डिनेट या कोऑर्डिनेट कंजंक्शन यूज करना है। चारों अगर सेंटेंस के किसी एक ही ऑप्शन में लिखे हुए आ गए, एक सेंटेंस के, एक क्वेश्चन के चारों ऑप्शन में चार कॉन्ट्रास्ट को रिफर करने वाले कंजंक्शन लिख के आ गए, तो कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे चूज करेंगे कि ऑल दो लगाना है या वेयर इज लगाना है? तो इसके बीच के डिफरेंस को मैं जो है कंजंक्शन चैप्टर में समझाऊंगा, या फिर कोई क्वेश्चन हमारे सामने ऐसा आ जाए जहां पर मैं उस चीज को समझा सकूं। अभी नहीं, अभी लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो वेयर एज जो है कॉन्ट्रास्ट को रिफर करने के लिए, कि यहाँ पर तो कर्नाटका के एनुअल रेनफॉल की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी उसके उसी डोमेन में, उसी सेम डोमेन में यहाँ पर एनुअल रेनफॉल को रिसीव करने की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी उस रेनफॉल से रिलेटेड
इवेंट की ही बात की जाएगी। उसी सेम डोमेन में कॉन्ट्रास्ट को रिफर करने के लिए वेयर एज को सबऑर्डिनेट कंजंक्शन की तरह लगा दिया गया। तमिलनाडु हो गया हमारा सब्जेक्ट, डज नॉट हेल्पिंग वर्ब, नॉट हो गया एडवर्ब, और गेट हो गया हमारा मेन वर्ब, और मेन वर्ब ट्रांजिटिव नेचर का था। तो उसके बाद लिखा उसका ऑब्जेक्ट, मच प्रोनाउन भी हो सकता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। देन हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम, उस टाइम को रिफर करने के लिए जब मानसून होता है, जब जिस मानसून के समय में कर्नाटका मोस्ट रेनफॉल रिसीव करता है, तो उसी समय को रिफर करने के लिए देन को यहां पर लगाया गया। एंड लगाया गया कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है दो क्लोजेस को जोड़ने के लिए। तमिलनाडु डज नॉट गेट मच देन एंड इट हैज टू वेट। तो इन दो क्लोजेस को, तमिलनाडु डज नॉट ये वाली क्लोज और इसके बाद लिखी हुई इन दो क्लोजेस को जोड़ने के लिए एंड कोऑर्डिनेट कंजंक्शन को लगाया गया है। एंड इंडिपेंडेंट क्लोजेस को जोड़ता है, कोऑर्डिनेट नेचर कंजंक्शन है, जोड़ दिया। इट लगाया गया तमिलनाडु के लिए सब्जेक्ट के रूप में। हैज यहां पर मेन वर्ब हो गई, ठीक है, देखें हैज यहां पर मेन वर्ब हो गई, और इस मेन वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। इसके बाद लिखा हुआ है इसका ऑब्जेक्ट 2 + V1 यानी कि इन्फिनेटिव। अब कई बच्चे यहां पर ये कहते हैं कि सर ये जो हैज टू है ये मोडाल है। बाबा ये जो है फंक्शनली मोडाल होता है, इसका इस स्ट्रक्चर का फंक्शन ऐसा होता है कि इसको मोडाल कहा जा सकता है। लेकिन सिंटैक्टिकली अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को एनालाइज करें तो हम देखेंगे कि जो हैज है ये यहाँ पर मेन वर्ब होती है, जो कि ट्रांजिटिव होने की वजह से, ट्रांजिटिव फंक्शन में होने की वजह से अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट ले लेती है, और वो ऑब्जेक्ट हम लगा देते हैं इन्फिनेटिव। और फंक्शनली हैज टू, ये जो मीनिंग निकल के आता है इस स्ट्रक्चर का, जो मीनिंग निकल के आता है वो आता है एक नेसेसिटी या ऑब्लिगेशन का। तो ये कह दिया जाता है कि फंक्शनली हैज टू या हैव टू या हैड टू किसी ऑब्लिगेशन को या किसी नेसेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए सेमी मोडाल की तरह काम करते हैं। तो लिखा दिया जाता है ये सेमी मोडाल है, हैज टू, हैव टू, हैड टू ऑब्लिगेशन या नेसेसिटी के लिए लगाए जाते हैं। ठीक है, टू वेट लगा है इन्फिनिटिव, और उसमें वेट जो है वो इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है। इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा नहीं। देखिए वेट ऐसी वर्ब है जो ट्रांजिटिव भी हो सकती है, इंट्रांजिटिव भी। ऐसी बहुत सारी वर्ब आपको देखने को मिलती है, यहां पर ये इंट्रांजिटिव है। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, मुझे जगह चाहिए आगे समझाने के लिए। ओके, वेट को इंट्रांजिटिवली यहां पर यूज किया गया है, ऑब्जेक्ट तो आएगा नहीं, आ भी नहीं रहा। आगे लगा हुआ है स्टिल, फिर उसके बाद लिखा हुआ है द एडवेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। एडवेंट का मतलब है द इवेंट ऑफ बिगिनिंग, द इवेंट ऑफ बिगिनिंग समथिंग। कोई चीज जब शुरू होती है, कोई चीज जब आ जाती है, जैसे बारिश का मौसम शुरू होता है तो जो पहली बारिश होती है तो उसको एडवेंट ऑफ रेन कहा जा सकता है। मॉनसून के एडवेंट की, मॉनसून के बिगिनिंग की या उसके आने की, कमिंग की, हैपनिंग की बात की जा रही है। देखिए आगे क्या लिखी हुई है, नाउन फ्रेज लिखी हुई है। द एडवेंट क्या है, नाउन है, द आर्टिकल इसीलिए उससे पहले लगाया गया है चूंकि एडवेंट नाउन है। स्टिल की हम बात कर रहे थे, स्टिल वर्ड है क्या? देखिए स्टिल जो वर्ड है वो एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। स्टिल वर्ड जब एडजेक्टिव होता है, स्टिल वर्ड जब एडजेक्टिव होता है तो इसका मतलब होता है नॉट मूविंग। जैसे तालाब का पानी होता है वो बह नहीं रहा होता है, वो रुका हुआ होता है, तो तालाब के पानी को कह सकता है स्टिल वाटर। आप उसमें पत्थर मार दो तो वो हिलने लगेगा, फिर उसको स्टिल वाटर नहीं कहा जा सकता। स्टिल का मतलब हो गया नॉट मूविंग या स्टेइंग इन द सेम पोजीशन, स्टेइंग इन द सेम पोजीशन। स्थिर, हिंदी में गांव में हमारे स्थिर कह देते हैं इसको। स्टिल जब एडवर्ब होता है, स्टिल जब एडवर्ब होता है तो ये किसी एक्शन या किसी स्टेट की कंटिन्यूअस एस्पेक्ट को रिफर करने के लिए लगाया जाता है। यानी कि ये बताने के लिए कि जो एक्शन पहले भी चल रहा था अभी भी चल रहा है, या जो स्टेट पहले थी वो स्टेट अभी भी है। क्या कहा मैंने, किसी एक्शन या किसी स्टेट की कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए स्टिल को एडवर्ब की तरह लगाया जाता है, और जिस एक्शन की या जिस स्टेट की कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस कर रहा होता है उसी से पहले लिख दिया जाता है। जैसे मैं यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर लिखूं, आई एम स्टिल हंग्री,
तो हंग्री हो गया एडजेक्टिव और स्टिल लग गया उस एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब के रूप में। अब ये स्टिल यहां पर कर क्या रहा है, स्टिल बता रहा है मेरे हंग्री होने की कंटिन्यूटी को, यानी कि मैं पहले भी हंग्री था, अभी भी हंग्री हूं। मेरी जो हंग्री होने की स्टेट है वो स्टेट अभी भी कंटिन्यूटी में है, वो अभी भी वैसी की वैसी है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। तो इस तरह के मीनिंग को रिफर करने के लिए कि कोई एक्शन पहले जिस अवस्था में था वो अभी भी इसी अवस्था में है, या पहले जिस तरह से चल रहा था या पहले जिस तरह से वो था वो अभी भी वैसा ही है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, यहां पर हम बता रहे हैं फिजिकल लोकेशन में चेंज, यहां पर हम बता रहे हैं उसकी स्टेट में, उसकी एक्शन में चेंज। तो इस ना चेंज होने वाली प्रवृत्ति को दिखाने के लिए हम स्टिल को एडजेक्टिव या एडवर्ब के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं। यहां पर हमने स्टिल को क्यों लगा रहा है, क्या हमने स्टिल को यहां पर किसी एक्शन की कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए लगाया है कि हम पहले भी वेट कर रहे थे अभी भी वेट कर रहे हैं? ऐसा होता तो वो उससे पहले आ जाता, लेकिन पहले भी लगा देते तो भी सेंटेंस की स्ट्रक्चर खराब हो जाती। फिर इस नाउन फ्रेज को हम कैसे जोड़ते? एक्चुअली में हमें यहां पर चाहिए इस नाउन फ्रेज को जोड़ने वाला प्रीपोजिशन। स्टिल तो एडवर्ब है, ज्यादा से ज्यादा वो एडजेक्टिव हो जाएगा। भाई एडजेक्टिव हो जाता तो एडवर्ब से पहले लिखा जाता, आर्टिकल से पहले थोड़ी आता, द स्टिल एडवर्ब होता, एडजेक्टिव भी नहीं है। भाई सिंटैक्टिकली पहले जस्टिफाई करने की कोशिश करें, अगर स्टिल को एडजेक्टिव की तरह यूज करने की कोशिश करोगे तो नाउन से पहले उसको लिखा जाना चाहिए, वो तो आर्टिकल से पहले लिखा है, तो एडजेक्टिव भी नहीं है। एडवर्ब की तरह जस्टिफाई करने की कोशिश करोगे तो वो वेट से पहले आना चाहिए था, और उसको वेट से पहले अगर लगा भी दोगे तो एडवेंट को नाउन फ्रेज को जोड़ोगे कैसे? उसको जोड़ने के लिए प्रीपोजिशन तो चाहिए। एक्चुअली में अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हमें यहाँ पर किसी एक्शन या किसी स्टेट की कंटिन्यूटी को एक्सप्रेस करने के लिए कोई एडवर्ब, कोई स्टिल नहीं चाहिए। हमें यहां पर चाहिए एक ऐसा प्रीपोजिशन जो कि इस एक्शन के डेडलाइन को रिफर कर सके, लास्ट पॉइंट को रिफर कर सके, कि हमें वेट कब तक करना पड़ेगा, वेट करने की हमारी डेडलाइन क्या है, हमारा वेट कब खत्म होगा, लास्ट पॉइंट क्या है हमारे वेट का। उस डेडलाइन को रिफर करने के लिए हमें यहां पर प्रीपोजिशन लगाना है, और वो प्रीपोजिशन होता है टिल। टिल का स्टिल कर दिया इसने। टिल प्रीपोजिशन लगाया जाता है किसी डेडलाइन को रिफर करने के लिए, डेडलाइन मतलब लास्ट पॉइंट। तो वेट वाला जो एक्शन है इसके लास्ट पॉइंट को रिफर करने के लिए कि हमें कब तक वेट करना पड़ेगा, मतलब हमें नहीं, तमिलनाडु को कब तक वेट करना पड़ता है, जब तक नॉर्थ ईस्ट मानसून नहीं आ जाता। तो उसके वेट करने की डेडलाइन क्या है? एट द एडवेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट मानसून। तो इस द एडवेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट मानसून को, द एडवेंट नाउन फ्रेज को डेडलाइन की तरह रिफर करने के लिए हमें एक प्रीपोजिशन चाहिए था, और वो प्रीपोजिशन है टिल। इस प्रीपोजिशन के बाद इसका ऑब्जेक्ट लिखा गया। ये हो गया आपका 118। 119 पर बात कर लेते हैं। आप पढ़िए एक बार सेंटेंस को, मैं बहुत ज्यादा बोलता हूं इसलिए जो है एक आध मिनट का रेस्ट मुझे लेना चाहिए। Education is an instrument which imparts knowledge and therefore indirectly controls power। फिर उसके बाद लिखिए नो एरर। एजुकेशन यहां पर नाउन हो गया, सब्जेक्ट के फंक्शन में है। इज यहां पर लिंकिंग वर्ब हो गई, लिंकिंग वर्ब के बाद आना चाहिए उसका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ है नाउन फ्रेज। इंस्ट्रूमेंट हो गया नाउन, और यहां पर देखिए इंस्ट्रूमेंट वोवल साउंड को रिफर करने वाला, वोवल साउंड निकल रही है, अगर उसमें वर्ड को बोलने में अगर वोवल साउंड निकल रही है प्रोनाउंसिएशन में, तो ए नहीं एन लगाना चाहिए। यहीं पर ये गलती थी। आगे की स्ट्रक्चर में आपको फटाफट समझा देता हूं। विच यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन ने इंस्ट्रूमेंट को रिलेट कर दिया। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट का यहाँ पर मतलब क्या है? देखिए, इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कोई टूल या कोई डिवाइस जिसका इस्तेमाल करके हम कोई काम करते हैं। तारों को जोड़ते हैं तो प्लायर से, यानी कि प्लास से, वो हमारा इंस्ट्रूमेंट हो गया। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ तो इस पेन से, ये पेन मेरा इंस्ट्रूमेंट हो गया, ये स्मार्ट बोर्ड मेरा इंस्ट्रूमेंट हो गया। तो वो टूल या वो डिवाइस जिसका इस्तेमाल करके मैं कोई काम करता हूँ उसे इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है। हालांकि इंस्ट्रूमेंट का एक और मीनिंग है, एक और सेंस है, और वो सेंस है कि किसी भी काम को करने के मेथड को, उसके तौर तरीके को भी हम इंस्ट्रूमेंट कह लेते हैं। इंस्ट्रूमेंट के मीनिंग की अगर मैं बात करूं तो लिखवा देता हूं, आ जाती है ऐसी चीजें, पता तो होनी चाहिए। इंस्ट्रूमेंट का मतलब, एक मतलब तो यही हो गया, अ टूल और डिवाइस फॉर डूइंग समथिंग।
कुछ भी करना है तो हमें कोई टूल चाहिए, कोई डिवाइस चाहिए, उसको इंस्ट्रूमेंट कह देंगे। दूसरा मीनिंग हो गया अ वे और मेथड ऑफ अचीविंग और कॉजिंग समथिंग। कुछ भी करने का जो तरीका होता है, कुछ भी करने का या करवाने का जो तरीका होता है, इसको इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर नॉलेज को, एजुकेशन को इंस्ट्रूमेंट की तरह रिफर किया जा रहा है, यानी कि एक मेथड, एक वे की तरह, एक तरीके की तरह रिफर किया जा रहा है। एजुकेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इम्पार्ट्स, विच यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट के फंक्शन में है। इम्पार्ट्स यहाँ पर मेन वर्ब है। मेन वर्ब जो है ट्रांजिटिव नेचर की है। इम्पार्ट का मतलब क्या होता है? इम्पार्ट का मतलब होता है टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन और नॉलेज टू समवन, या टू मेक समथिंग नॉन टू समवन। यहाँ पर इम्पार्ट के मीनिंग को फटाफट लिख देते हैं। इम्पार्ट वर्ब है, ट्रांजिटिव नेचर की है। इसका मतलब हो गया टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन और नॉलेज टू समवन। हमने किसी व्यक्ति को कोई इंफॉर्मेशन दी, कोई नॉलेज दी, तो हमने उस व्यक्ति को वो इंफॉर्मेशन, वो नॉलेज इम्पार्ट कर दी। कम्युनिकेट मतलब मुंह से बोल के दी, कागज में लिख के दी तो वो हमने इम्पार्ट नहीं करी, ठीक है, वो हमने इम्पार्ट नहीं की। इम्पार्ट का मतलब कम्युनिकेट कर दी। टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन और नॉलेज टू समवन, या फिर टू मेक समथिंग नॉन टू समवन, ठीक है। किसी भी मेथड से हमने जो है, किसी भी तौर तरीके से कोई इंफॉर्मेशन, कोई नॉलेज किसी को बता दी, वो जान गया, तो हमने उस नॉलेज को क्या कर दिया? इम्पार्ट कर दिया, ठीक है। एजुकेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इम्पार्ट्स नॉलेज। इम्पार्ट्स ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है, उसके बाद आगे उसका ऑब्जेक्ट एंड लगा हुआ है, कंजंक्शन, बाकी की दूसरी वाली मेन वर्ब को जोड़ने के लिए, ठीक है। इम्पार्ट्स नॉलेज एंड कंट्रोल्स पावर। तो इम्पार्ट्स को और कंट्रोल्स को, दो वर्ब को जोड़ने के लिए एंड को लगाया गया कोऑर्डिनेट कंजंक्शन के रूप में। इनडायरेक्टली लग गया एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब मैनर कंट्रोल के लिए, ठीक है। देयरफॉर क्या है? देयरफॉर भी एक एडवर्ब है, और देयरफॉर एक ऐसा एडवर्ब है, कंजंक्टिव एडवर्ब कहा जाता है, ठीक है। एक ऐसे एडवर्ब जो कि एक तरीके से कंजंक्शन के फंक्शन में भी होते हैं, ठीक है। कंजंक्शन के फंक्शन में ये इसलिए होते हैं क्योंकि ये मीनिंग को जो है रिलेट कर रहे होते हैं। तो देयरफॉर का मतलब हो गया एज ए रिजल्ट, एज ए रिजल्ट, या कॉन्सिक्वेंटली। मतलब ये जो कहा जा रहा है इससे पहले कि एजुकेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इम्पार्ट्स नॉलेज, इसके रिजल्ट की वजह से इनडायरेक्टली कंट्रोल्स पावर, ओके। देयरफॉर का मतलब एज ए रिजल्ट which imparts knowledge and as a result indirectly controls power, as a result, consequently, या for that reason, इस तरह के मीनिंग में ये वर्ड होता है। यानी कि ये जो लिखा गया है इसके रीजन की वजह से ये हुआ। तो एडवर्ब है, कंजंक्टिव एडवर्ब इसको कहा जा सकता है। कंट्रोल हमारी ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब थी, इसलिए इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर फुल स्टॉप आएगा, कॉमा लगा रखा है। 119 हो गया, 120 पर चल लेते हैं। Progress in life depends a good deal under crossing one threshold after another. लगाओ जरा दिमाग एक बार इसमें। प्रोग्रेस यहां पर नाउन हो गया जो कि सब्जेक्ट के फंक्शन में है। इन प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट लाइफ। इन लाइफ प्रीपोजिशनल फ्रेज प्रोग्रेस नाउन के लिए आई है, तो निश्चित रूप से एडजेक्टिव फ्रेज हो गई, तो कहने वाली बात ही नहीं है। 1-2 हज़ार बार तो अब तक मैं इसको दोहरा चुका हूँ। अब देखिए डिपेंड्स जो है यहाँ पर हमारी मेन वर्ब है, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर था, ठीक है, अनकाउंटेबल नेचर का था, तो उसके हिसाब से जो है हमारी वर्ब आ गई, वर्ब की फॉर्म में ऐसा लगा है, कोई दिक्कत नहीं है। मेन वर्ब हमारी इंट्रांजिटिव नेचर की है। इंट्रांजिटिव नेचर की वर्ब वो वर्ब होती है जिनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता और ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ भी नहीं है। हालांकि एक नाउन फ्रेज यहाँ पर लिखी हुई है, ये एक नाउन फ्रेज ही लिखी हुई है यहाँ पर,
नाउन फ्रेज कहूं मैं इसे या ना कहूं? चलो नाउन फ्रेज लिख के यहां पर क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं। पहले डिपेंड पर बात कर लेते हैं। देखिए डिपेंड इंट्रांजिटिव नेचर की बात है, उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाता। अगर किसी नाउन प्रोनाउन को हमें लिखना भी है तो हमें प्रीपोजिशन लगाकर लिखना पड़ेगा, और डिपेंड के साथ प्रीपोजिशन आता है ऑन या अपॉन। डिपेंड के साथ ऑन या अपॉन, दोनों में से कोई एक लगा लो। डिपेंड ऑन या अपॉन समथिंग और समवन, समथिंग या समवन। डिपेंड ऑन समथिंग, डिपेंड ऑन समवन, डिपेंड अपॉन समथिंग, डिपेंड अपॉन समवन। ये 4 स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे। इसी तरह की एक और वर्ब होती है रिलाई। रिलाई ऑन, अपॉन भी आ जाती है इसके साथ। रिलाई ऑन समथिंग या रिलाई ऑन समवन, या रिलाई अपॉन समथिंग या रिलाई अपॉन समवन। ठीक है, दोनों ही जो है पर्सन भी और थिंग भी इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनाकर लिखे जा सकते हैं, लेकिन ऑन अपॉन प्रीपोजिशन आता है। लेकिन यहां पर क्या लगाया गया है? अंडर। यहां आना चाहिए था अपॉन। अपॉन प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट हो गया वर्ब की आईएनजी फॉर्म जिरेंड के रूप में, यहां पर हमने ऑब्जेक्ट के रूप में लगा दी। अ गुड डील छोड़ दिया, जानबूझ के छोड़ा था, अभी बताऊंगा इसको। अ गुड डील को नाउन फ्रेज कंसीडर करें, क्या करें, क्या है ये समझ लेते हैं इसको। अ गुड डील, अ गुड डील, इसी का जैसा एक होता है अ ग्रेट डील। देखो अगर ध्यान से देखोगे तो ये नाउन फ्रेज ही है। भाई डील क्या है? नाउन। गुड क्या है? इसके लिए एडजेक्टिव, ए लगा है आर्टिकल। ऐसे यहां पर है, डील क्या है? नाउन। ग्रेट हो गया इसके लिए एडजेक्टिव, ए लगा है आर्टिकल। अ गुड डील या अ ग्रेट डील, ये जो नाउन फ्रेज हैं, ये जो नाउन फ्रेज हैं, इनका मीनिंग होता है, या अ गुड डील नाउन फ्रेज रिफर करती है अ लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग, अ लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग, अ लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग। ठीक है, उसी प्रकार से अ ग्रेट डील, ये अ गुड डील। उसी प्रकार से अ ग्रेट डील, अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग, अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग। ठीक है, अ गुड डील लार्ज अमाउंट को, अ ग्रेट डील अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ समथिंग, ये होती है नाउन फ्रेज। अब चूंकि नाउन फ्रेज होती है तो सब्जेक्ट के फंक्शन में आ जाएंगी, ऑब्जेक्ट के फंक्शन में आ जाएंगी, कॉम्प्लीमेंट भी बन जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके अलावा अ गुड डील, अ ग्रेट डील एडवर्ब ऑफ डिग्री भी हो सकती है। नाउन फ्रेज तो है ही, एडवर्ब डिग्री भी ये फ्रेजेस हो सकती है। यानी कि अ गुड डील या अ ग्रेट डील क्या हो सकती है? एडवर्ब ऑफ डिग्री हो सकती है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। अब जब ये एडवर्ब डिग्री होती है तो एडवर्ब डिग्री का क्या फंक्शन है? किसी वर्ब की, किसी एडजेक्टिव की, किसी एडवर्ब की डिग्री को इंटेंसिफाई करने के लिए, डिग्री को मॉडिफाई करने के लिए, कि कोई कितनी एक्सटेंट तक हुआ, कोई एक्शन कितने एक्सटेंट तक हुआ, कोई क्वालिटी है तो कितने एक्सटेंट की है ना, डिग्री को मॉडिफाई करना। तो अ गुड डील जब एडवर्ब डिग्री होती है तो ये लार्ज डिग्री को ही रिफर करती है, टू अ लार्ज डिग्री। उसी प्रकार से अ ग्रेट डील टू अ वेरी लार्ज डिग्री। चूंकि मैंने लिख दिया एडवर्ब डिग्री है, एडवर्ब डिग्री है तो किसी वर्ब को मॉडिफाई कर सकती हैं, एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकती हैं, एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर सकती हैं। आपके सेंटेंस में अब ये नाउन फ्रेज की तरह तो इस्तेमाल हो नहीं रही, क्योंकि डिपेंड तो इंट्रांजिटिव वर्ब है जो अपने बाद ऑब्जेक्ट ले नहीं सकती, तो अब इसको नाउन फ्रेज मानकर ऑब्जेक्ट तो मान ही नहीं सकते। ये लगी हुई है एडवर्ब ऑफ डिग्री के फंक्शन में।
अब देखिए डिपेंड ऑन या अपॉन समथिंग बताया था, यानी कि डिपेंड तो इंट्रांजिटिव वर्ब है, ऑब्जेक्ट अपने बाद लेगी नहीं। अगर किसी नाउन प्रोनाउन को जोड़ना भी है तो प्रीपोजिशन ऑन या अपॉन लगा के जोड़ना पड़ेगा। अपॉन यहां पर लगा हुआ है, अंडर था उसका अपॉन कर दिया हमने। अ गुड डील एडवर्ब डिग्री को यहां क्यों लगाया गया, इसको यहां क्यों नहीं लगाया गया क्रॉसिंग के बाद? पहले हम डिपेंड वाली पूरी स्ट्रक्चर लिखते, फिर अ गुड डील को क्रॉसिंग के बाद लगा देते। एक्चुअली क्रॉसिंग के बाद अगर अ गुड डील एडवर्ब डिग्री को लगाते तो ये कंफ्यूजन रहता कि ये एडवर्ब डिग्री अ गुड डील क्रॉसिंग के लिए आया है या डिपेंड के लिए आया है, फिर पता नहीं चलता ना। हमेशा ये कंफ्यूजन रहता कि अ गुड डील एडवर्ब डिग्री क्रॉसिंग के लिए आया है डिपेंड के लिए आया है, इसलिए यहां नहीं लगा सकते थे। और ध्यान से देखें तो क्रॉसिंग जो है ट्रांजिटिव नेचर की वर्ब है जिसके अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट ले रखा है, तो फिर तो यहां कहीं बाद में लगाना पड़ता। फिर कंफ्यूजन रहता हमेशा वही कि ये क्रॉसिंग के लिए आया है डिपेंड की डिग्री बताने के लिए आया है, तो यहां तो लगा ही नहीं सकते थे। एक एक प्लेस तो इसका ये है, एक प्लेस ये हो सकता था, दूसरा यहां पर मैंने कैंसिल कर दिया, एक ये है, एक तीसरा प्लेस इसका हो सकता था यहां पर क्यों नहीं लगाया? अगर आपने एडवर्ब डिग्री को ऑब्जर्व किया हो या मैं आपको बताना चाहूं तो एडवर्ब डिग्री उन वर्ड से पहले लगाए जाते हैं जिन वर्ड्स को वो मॉडिफाई कर रहे होते हैं, और खासकर तब जब वो किसी एडजेक्टिव को या किसी एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहे हो। लेकिन जब वो किसी वर्ब को मॉडिफाई करते हैं तो उनकी पोजीशन फ्लेक्सिबल हो सकती है, मतलब वे वर्ब से पहले भी आ सकते हैं और वर्ब के बाद में भी आ सकते हैं। जब कोई एडवर्ब डिग्री किसी वर्ब को मॉडिफाई कर रहा होता है तो इस तरह की स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करने पर हमें पता चलता है कि कुछ एडवर्ब डिग्री ऐसे हैं जो वर्ब से पहले लिखे जाते हैं और कुछ एडवर्ब डिग्री ऐसे हैं जो वर्ब के बाद लिखने प्रीफरेबल माने जाते हैं। तो कौन से वाले एडवर्ब डिग्री वर्ब से पहले लिखे जाते हैं और कौन से वाले एडवर्ब डिग्री वर्ब के बाद में लिखे जाने चाहिए, इस बात को समझने के लिए जरा एक छोटी सी जो है पॉइंट और समझो मेरा। ये जरा सी जो है बेसिक ऑब्जर्वेशन है जो मैं अपनी चेयर पे बैठ के कर लेता हूं। देखिए यहां पर मैं वो एडवर्ब डिग्री लिखने वाला हूं जो वर्ब से पहले लिखे जाते हैं, ग्रामेरियंस जिन्हें वर्ब से पहले लिखना प्रीफर करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर ऑलमोस्ट एक एडवर्ब डिग्री है, वर्ब से पहले आता है। कंप्लीटली, हार्डली, बेयरली, ठीक है, टोटली, पार्शली, फुल्ली, क्वाइट, रियली, etc। और भी हो सकते हैं। ये वो एडवर्ब डिग्री है ग्रामेरियंस जिन्हें वर्ब से पहले लिखना प्रीफर करते हैं। क्या बताया मैंने? एडवर्ब डिग्री यूजुअली उस वर्ड से पहले लिखे जाते हैं जिस वर्ड को वो मॉडिफाई कर रहे होते हैं, खासकर तब जब वो किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहे हो। जब कोई एडवर्ब डिग्री किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा हो तो उस एडजेक्टिव उस एडवर्ब से पहले लिखा करो एडवर्ब डिग्री को। लेकिन जब ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहे होते हैं तो इनकी पोजीशन फ्लेक्सिबल है, ये वर्ब से पहले भी हो सकते हैं, वर्ब के बाद में भी हो सकते हैं। कुछ एडवर्ब डिग्री वर्ब से पहले लिखे जाते हैं, वो इस प्रकार हैं। ये वो एडवर्ब डिग्री है जो वर्ब से पहले लिखे जाने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये वन वर्ड एडवर्ब डिग्री हैं। सारे के सारे एडवर्ब डिग्री में एक ही तो वर्ड है, हार्डली भी एक ही वर्ड का है, ये भी एक ही वर्ड का है। ये जो वन वर्ड एडवर्ब डिग्री है इनको वर्ब से पहले लिखा जाना चाहिए। ग्रामेरियंस इनको वर्ब से पहले लिखना प्रीफर करते हैं। अब मैं वो एडवर्ब डिग्री लिखने वाला हूं जिनको ग्रामेरियंस वर्ब के बाद या क्लोज के एंड में लिखना प्रीफर करते हैं। भाई ट्रांजिटिव वर्ब हुई तो उसके बाद तो उसका ऑब्जेक्ट आएगा, फिर एडवर्ब डिग्री को तो बाद में लिखना पड़ेगा क्लोज के एंड में। तो वो एडवर्ब डिग्री जिनको ग्रामेरियंस वर्ब के बाद या पूरी क्लोज के एंड में लिखना प्रीफर करते हैं वो कुछ इस प्रकार के हैं, जैसे अ गुड डील, अ ग्रेट डील, ठीक है, अ लॉट, ये भी एडवर्ब डिग्री है, क्वाइट अ बिट, फार टू मच, इन पार्ट,
ETC और भी हो सकता है। क्या इन एडवर्ब डिग्री को, जिनको ग्रामेरियंस वर्ब के बाद या क्लोज के एंड में लिखना प्रीफर करते हैं, इनको ऑब्जर्व करके, इनको देखकर कुछ खास पता चल रहा है, कुछ पता लग रहा है इनके बारे में? इनको ऐसे ही ऊपर से देखने पर पता चल रहा है कि ये जो जितने भी एडवर्ब डिग्री हैं सारे के सारे कंपाउंड नेचर के हैं। कंपाउंड नेचर से मेरा मतलब है कि नाउन, एडजेक्टिव, डिटरमिनर को मिलाकर एक नाउन फ्रेज को बना दिया गया है और वो नाउन फ्रेज एडवर्ब डिग्री के फंक्शन में है। ये भी अ ग्रेट डील भी एक नाउन फ्रेज है, अ लोट भी एक नाउन फ्रेज है, फार टू मच भी एडजेक्टिव और एडवर्ब से मिलकर बना है, इन पार्ट भी एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है, क्वाइट अ बिट में भी एडवर्ब है और नाउन फ्रेज है। मतलब सारे के सारे कंपाउंड नेचर के हैं और इन कंपाउंड नेचर के एडवर्ब डिग्री को मेन वर्ब से ना लिखने के पीछे का सिंपल सा लॉजिक या रीजन ये है कि अगर इनको मेन वर्ब से पहले लिखा जाए, यानी कि वर्ब से पहले लिखा जाए, तो ये सेंटेंस की फंडामेंटल स्ट्रक्चर के साथ साथ छेड़छाड़ होगी। वो जिस रिदम को हम कन्वे करना चाह रहे हैं, सेंटेंस को जिस रिदम में हम बोलना चाह रहे हैं, वो रिदम खराब होगा। सिंपल सा लॉजिक ये है, क्योंकि एक तो इनकी लेंथ इतनी है, अगर इनको आपने वर्ब से पहले लिख दिया तो सब्जेक्ट का वर्ब से कॉन्टैक्ट बहुत दूर हो जाएगा। आप जिसको सेंटेंस बोल रहे हैं उसको अटपटा सा लगेगा, सुनने में अननेचुरल सा लगेगा। इसलिए ग्रामेरियंस ये प्रीफर करते हैं कि इनको, चूंकि इनकी लेंथ इतनी है, चूंकि ये कंपाउंड नेचर के हैं, तो इनको वर्ब से पहले न लिखने की बजाय या तो वर्ब के बाद लिखो या फिर क्लोज के एंड में लिखो। मतलब सेंटेंस की फंडामेंटल स्ट्रक्चर से छेड़छाड़ मत करो, पहले मेन बेसिक मीनिंग कन्वे होने दो, उस रिदम को मेंटेन रहने दो कि सुनने वाले को नेचुरल लगे, अटपटा सा ना लगे, कि जो भी बात बोली गई है वो उसको पकड़ ले। देखिए एडवर्ब जो होते हैं वो डेकोरेटिव वर्ड होते हैं, पहले फंडामेंटल वर्ड के स्थान से हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है, फिर डेकोरेटिव वर्ड के प्लेस को इधर उधर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये वो वर्ड है, ये वो एडवर्ब डिग्री हैं जो कंपाउंड नेचर के होते हैं और इनकी लेंथ की वजह से ही, इनके कंपाउंड नेचर की वजह से ही इनको वर्ब के एंड में, वर्ब के बाद या सेंटेंस के या क्लोज के एंड में लिखना प्रेफरेबल माना जाता है। अगर इस तरह के एडवर्ब डिग्री आ जाए तो उन्हें बाद में लिखा करो। तो इसीलिए जो है अ गुड डील को डिपेंड से पहले नहीं लिखा गया, बाद में लिखा गया। और फिर बाद में भी यहां लिख नहीं सकते थे, क्लोजिंग के बाद लिख नहीं सकते थे क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब थी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता, फिर आफ्टर प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट आ गया। क्लोज के एंड में लिखते तो भी पता नहीं चलता कि यह एडवर्ब डिग्री इसकी डिग्री को इंप्रूव करने के लिए आया है, इसकी डिग्री को इंप्रूव करने के लिए, तो इसीलिए यहां पर लिखा है इसको स्ट्रक्चर के बीच में। 120 और है, बस इतने ही हैं। देखिए इतने सेंटेंस में ही इतना टाइम लग जाता है मुझे, 5 सेंटेंस कराया मैंने और 1-1.25 घंटे की वीडियो हो गई होगी। आपको जो है इसी तरह से सीखना है, इसी तरह से समझना है। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं कि अगर आपको कहीं पर भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी जब मैं आपसे इन चीज़ों पर डिस्कस करूंगा। आज के सेशन में इतना ही, धन्यवाद।